हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ अक्षय। और जैसा कि मैंने बोला था कि मैं पूरा पॉलिटेक्निक का सिलेबस कवर कराने वाला हूं और मैं अभी उसी की सारी वीडियो लेकर आया हूं। ओके, तो मैं आपको पहले बता दूंगा कि पहले ये बताऊंगा कि हम मेरे पढ़ाने का तरीका क्या होगा, और दूसरा चीज़ मैं कितना कुछ कवर कराने वाला हूँ। ये दोनों चीज़ जानने के बाद हम इस सब्जेक्ट को स्टार्ट करेंगे जो कि आप थंबनेल पे देख के आए होंगे, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स, जो कि पॉलिटेक्निक में अप्लाइड मैकेनिक्स के नाम से भी जानते हैं। और यकीन मानिए हम पूरा डिटेल में और विद कंसेप्ट क्लियरेंस के साथ पढ़ेंगे। आपको थोड़ा सा भी ये एहसास नहीं होगा कि आपने कब ये सिलेबस पूरा ख़त्म कर लिया और इतनी आसानी से आपको एक एक टॉपिक समझ आएगी। ओके, अगर आप ध्यान से पढ़ते हैं तो चलिए स्टार्ट करते हैं सिलेबस से कि मतलब क्या क्या मैं पढ़ाने वाला हूँ। उसके बाद बताऊँगा मैं किस तरीके से कोई सब्जेक्ट स्टार्ट करता हूँ तो कैसे पढ़ाता हूँ। तो पेशेंस से बस शुरू के 10 मिनट देखिए, उसके बाद आप खुद इस वीडियो से स्टिक हो जाएंगे, आपको पसंद आने लगेगा। तो पहले आप मेरे साथ कंफर्टेबल हो जाइए कुछ 10-15 मिनट में। उसके बाद से हमारे सारे वीडियोज़ ऐसे ही चलते रहेंगे। तो पहले बता दूं, ये सारे सब्जेक्ट्स जो मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं, ये सारे वो सब्जेक्ट्स हैं, इतने सारे जो आपको दिख रहे हैं, ये वो सब्जेक्ट्स हैं जो हमारे एसएससी जेई में आता है। तो पहले मैं आपको एसएससी जेई का सिलेबस बता देता हूँ, ताकि जब हम पॉलिटेक्निक पढ़ें तो मैं जो टॉपिक्स बताऊँ और ये मतलब बाइफरगेट कर दूँ कि ये टॉपिक्स जेई के पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये टॉपिक पॉलिटेक्निक के पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और ये कंफर्म मान के आप श्योर रहिए कि मैं जब ये पूरा टॉपिक कराऊंगा तो आपका पॉलिटेक्निक का पूरा कवर होगा। ठीक है, और एसएससी जेई में तो सब आता है, पॉलिटेक्निक का तो आता ही है। ये सब्जेक्ट्स पॉलिटेक्निक के ये सब्जेक्ट्स ठीक है आते ही हैं। मैं वो कवर ही कराऊंगा, यानी एसएससी जेई में जितना मैं कराऊंगा उसमें पॉलिटेक्निक ऑलरेडी पूरा कवर होगा। और ये मेरे ये जो लेक्चर्स होंगे वो पॉलिटेक्निक के पॉइंट ऑफ व्यू से भी होंगे। और जब मेरा सब्जेक्ट खत्म होगा तो मैं पॉलिटेक्निक के पेपर भी सॉल्व कराऊंगा। ओके, और यकीन मानिए आपको पेपर्स आसानी से सॉल्व हो जाएंगे। तो पहले एसएससी जेई के सिलेबस देखेंगे। अब पॉलिटेक्निक का सिलेबस आप बीटीई यूपी बोर्ड यूपी लखनऊ बोर्ड जो है, टेक्निकल एजुकेशन लखनऊ बोर्ड है, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। ओके, सॉरी। तो जो एसएससी जेई में है, हम इसको पहले बाइफरगेट करते हैं दो पार्ट में कि इसका पेपर होता कैसे है। एक होता है प्री और एक होता है मेंस। प्री में एमसीक्यू आता है, प्री में एमसीक्यू आता है और मेंस में रिटेन एग्जाम देना होता है। ओके, ये क्या होता है? रिटेन होता है, जिसमें आपको क्वेश्चंस पूछे होते हैं 300 मार्क्स के, और आपको उसके आंसर देने होते हैं। ठीक है, लिख कर। इसमें न्यूमेरिकल और थियरी दोनों आता है, इसलिए हम क्वेश्चन भी करेंगे, लॉन्ग टाइप वाले क्वेश्चन करेंगे जो कि मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट होगा। और साथ में मैं अपना पूरा पढ़ाने का तरीका बताऊंगा कि अगर चैप्टर पढ़ाता हूं तो किस तरह पढ़ाऊंगा। अभी ये जान लीजिए कि मेंस में 300 मार्क्स का ये आने वाला है, मतलब इन्हीं टेक्निकल सब्जेक्ट्स, ये जो 13 सब्जेक्ट्स लिखे मैंने, इन्हीं से आने वाले हैं। और प्री में ही इन्हीं से आने वाले हैं। प्लस क्योंकि प्री में 200 मार्क्स का होता है, जब ये क्वालिफाई करते हैं तब आप मेंस दे सकते हैं, वरना नहीं दे सकते। तो पहले इसको क्वालिफाई करना होता है, जो कि 100 + 100 मार्क्स का होता है। ये 100 मार्क्स इन्हीं 12 सब्जेक्ट्स 13 सब्जेक्ट से आते हैं, और बाकी 100 मार्क्स हमारा नॉन टेक्निकल पोर्शन से आता है, जिसे हम जनरल अवेयरनेस और करेंट अफेयर्स बोलते हैं। ओके, तो ये टेक्निकल पोर्शन तो ये हो गया। इंजीनियरिंग मैकेनिक्स जो कि मैं अभी पढ़ाने वाला हूँ, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स, इसे हम पॉलिटेक्निक में अप्लाइड मैकेनिक्स के नाम से जो हमारा सब्जेक्ट है, सोम है। स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, फ्लूइड मैकेनिक्स है, जिसे हम पॉलिटेक्निक में हाइड्रोलिक एंड हाइड्रोलिक मशीन के नाम से जानते हैं। इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग है, पॉलिटेक्निक में हम इसे पीएचई या फिर वेस्ट वाटर इंजीनियरिंग एंड रॉ वाटर इंजीनियरिंग के नाम से जानते हैं। सॉयल मैकेनिक्स है, जिसे हम जियोटेक इंजीनियरिंग के नाम से भी जानते हैं। आरसीसी है, रेनफोर्स सीमेंट कंक्रीट
बीएमसी है, इसे हम, ये हमारा पॉलिटेक्निक सिविल इंजीनियरिंग का फर्स्ट सेमेस्टर का फर्स्ट सब्जेक्ट यही होता है, बिल्डिंग मटेरियल एंड कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी। तो अभी इंजीनियरिंग मैकेनिक्स के खत्म होने के बाद या तो ये स्टार्ट होगा या फिर फ्लूइड मैकेनिक्स स्टार्ट होगा। ओके, फिर स्टील पढ़ते हैं, स्टील के जो स्ट्रक्चर्स होते हैं वो, और स्टील मतलब जो आरसीसी में बीम्स पढ़ते हैं वैसे स्टील में जो बीम्स होते हैं और उनके कनेक्शंस के बारे में पढ़ते हैं। सर्वेइंग पार्ट 1 एंड पार्ट 2 जो है वो पढ़ते हैं। टॉस पढ़ेंगे, फिर थियरी ऑफ स्ट्रक्चर या स्ट्रक्चर एनालिसिस। ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग जो कि है रेलवे है, एयरपोर्ट सॉरी रेलवे है, एयरपोर्ट है, और हमारा हाईवे इंजीनियरिंग है। इरिगेशन इंजीनियरिंग पढ़ेंगे, फिर उसके बाद सीपीएम और पार्टिया नेटवर्क एनालिसिस है मैनेजमेंट का। और पॉलिटेक्निक के अदर सब्जेक्ट जैसे कि इंजीनियरिंग ड्राइंग हुआ, प्लम्बिंग हुआ, और बाकी सब्जेक्ट जो होते हैं वो कवर करेंगे इस ईयर के लास्ट तक आते आते। पहले ये सारे कवर करेंगे, फिर उसके ये, और पैरेलली हमारा नॉन टेक्निकल पोर्शन चलेगा जो कि अभी हमारा करंट अफेयर चल रहा है, और हमारा इकोनॉमिक्स का इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन चल रहा है। फिर होगा हिस्ट्री, पॉलिटी, फिर होगा जियोग्राफी, फिर होगा आईसीटी कंप्यूटर, ओके आईसीटी, फिर जनरल साइंस। जनरल साइंस में हमारा फिजिक्स, केमिस्ट्री और लाइफ साइंस जो कि बायोलॉजी बोलते हैं, ये सारे जो है हमको पूरा का पूरा पढ़ना है। एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, ठीक है। तो ये सारे सब्जेक्ट पढ़ने वाले हैं, और अभी हमारा स्टार्ट हो रहा है ये वाला और ये वाला पोर्शन, सॉरी इतना वाला पोर्शन हमारा चल रहा है, ठीक है। तो इंजीनियरिंग मैकेनिक्स अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं, ओके। तो इंजीनियरिंग मैकेनिक्स जो है हमारा, जो कि अप्लाइड मैकेनिक्स के नाम से भी जानते हैं। तो पहले हम जानेंगे कि ये मैकेनिक्स का मतलब क्या होता है, ओके। इनफैक्ट मैं इतना अच्छे से बताने वाला हूँ कि आपको मतलब फील आ जाएगा कि मैकेनिक्स क्यों पढ़ते हैं, और साथ ही में जो कि नाम है ना अप्लाइड मैकेनिक्स, तो अप्लाई कैसे करते हैं मैकेनिक्स को। और ये बेस बनेगा आपके स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल का, फ्लूइड मैकेनिक्स का, यानी मैकेनिक्स नाम से जितने भी आपके सब्जेक्ट्स हैं, इसके बिना वो आपको शायद ही समझ आए, ओके। तो पहले मैकेनिक्स से स्टार्ट करते हैं। पहले तो हमारा बुक का सब्जेक्ट का नाम क्या है, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स। क्या है, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स, ओके, या फिर अप्लाइड मैकेनिक्स पॉलिटेक्निक में। उससे पहले मैं पढ़ाने का तरीका बताने जा रहा था कि इसको मेरे पढ़ाने का तरीका क्या होगा कि पहले मैं ये चैप्टर पढ़ाऊँगा, ओके। मतलब जैसे मैं आपको सिलेबस बता दूंगा कि इतने चैप्टर्स इस पूरे सब्जेक्ट्स में पढ़ने हैं, ओके। हर एक सब्जेक्ट्स को हम पार्ट वाइज हर एक चैप्टर्स को हम पार्ट वाइज डिवाइड करेंगे। जैसे मान लीजिए पहला चैप्टर अगर छोटा है तो एक ही पार्ट में हो जाएगा, या एक ही लेक्चर में हो जाएगा, या फिर अगर 2 लेक्चर लगे तो 2 लेक्चर लगेगा। जैसे ही पहला चैप्टर कंप्लीट होगा हम उस पर क्वेश्चन करेंगे, ओके। और उस क्वेश्चन को करने के बाद हम नेक्स्ट चैप्टर पे मूव करेंगे, ऑलराइट। और जब सारे चैप्टर्स हमारे कंप्लीट हो जाएंगे तो हम प्रीवियस ईयर पॉलिटेक्निक के क्वेश्चन लगाएंगे, साथ में इससे आए हुए एसएससी जेईई के प्री में, और अगर कोई मेंस में क्वेश्चन आया हो तो उसको सॉल्व करेंगे। तो ऐसे होगा सारे हमारे वीडियोस। चूँकि ये वाला आसान है तो ये जल्दी से ख़त्म हो जाएगा, इसलिए मैंने पहले इसको चुना, ठीक है। तो सबसे पहला जो सिलेबस है वो लिख लेते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे इंट्रोडक्शन, सेकेंड देखेंगे सिस्टम ऑफ फोर्सेस या फिर फोर्स एनालिसिस, ओके, सिंपल मैकेनिक्स, ठीक है। एक्चुअली मैंने ये ओवरऑल लिख दिया है, इसके अंदर इन सब के अंदर आपको बहुत सारे टॉपिक्स मिलेंगे, इन सब के अंदर बहुत सारे टॉपिक्स मिलेंगे, यानी अपने आप में कई सारे चैप्टर्स हैं,
आप ऐसे समझ सकते हैं। मैंने ओवरऑल बस लिख दिया सिंपल मैकेनिक्स। अब सिंपल मैकेनिक्स के अंदर बहुत सारे होंगे, मैकेनिकल जितने भी टूल्स आएंगे वो सारे इसी में आ जाएंगे। एक साथ मैंने ओवरऑल लिख दिया। इंट्रोडक्शन देखेंगे, इंट्रोडक्शन में मैकेनिक्स क्या है, ठीक है, मैकेनिक्स के इसके बाद क्लासिफिकेशन कैसे हैं, क्यों पढ़ते हैं मैकेनिक्स, और एक आखिर में मैकेनिक्स का मतलब फील्ड क्या है वो देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर नंबर फर्स्ट, जिसे हम बोलेंगे इंट्रोडक्शन। हालांकि हमारा सारा सब्जेक्ट का पहला लेक्चर इंट्रोडक्शन का ही होगा। इंट्रोडक्शन, हेडिंग डालिएगा पहला मैकेनिक्स। देखिए मैकेनिक्स है क्या एक्चुअली में। मैकेनिक्स साइंस की ऐसी ब्रांच है, इट इज़ अ ब्रांच ऑफ साइंस इन विच वी स्टडी व्हाट स्टेट ऑफ अ बॉडी। स्टेट का क्या मतलब है, ब्रांच ऑफ साइंस। इनफैक्ट लिख के ज़्यादा आसान है समझाना। इन विच वी स्टडी द स्टेट ऑफ, स्टेट को आप ब्रैकेट में ऐसे लिख दीजिए तब ज़्यादा बेहतर समझने के लिए, रेस्ट या फिर मोशन ऑफ अ बॉडी। ओके, branch of science which in which we study the state or rest of a body. State means rest or motion of a body। यानी कोई बॉडी रेस्ट में है या मोशन में है, रेस्ट में है या मोशन में है, उसके बारे में पढ़ना अप्लाइड मैकेनिक्स आता है। कुछ समझ नहीं आया, ओके क्यों नहीं आया, पहले ही अगर हम इस बॉडी के बारे में जान लें कि मैं बोल रहा हूँ कि मैकेनिक्स स्टडी तो करना है लेकिन किसी बॉडी का, आखिर ये बॉडी है कौन, अगर मैं समझ जाऊँ बेहतर तरीके से तो हम आसानी तरीके से समझ जाएंगे किसको, मैकेनिक्स को। ठीक है, अभी ध्यान दीजिएगा, मैं मैकेनिक्स की बात कर रहा हूँ, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स की बात नहीं कर रहा हूँ। अभी मैं ओवरऑल मैकेनिक्स की बात कर रहा हूँ। इसमें मेरा सॉइल मैकेनिक्स भी हो सकता है फ्लूइड मैकेनिक्स भी हो सकता है, या फिर अदर मैकेनिक्स जो आते हैं वो हो सकते हैं। अभी तो मैंने या फिर इंजीनियरिंग मैकेनिक्स हो सकता है, ठीक है, फ्लूइड मैकेनिक्स हो सकता है, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स हो सकता है, सॉइल मैकेनिक्स हो सकता है, या सॉलिड मैकेनिक्स हो सकता है, कोई भी हो सकता है। मैंने मैकेनिक्स जो है जनरल टर्म में बात किया कि मैकेनिक्स क्या बताता है, रेस्ट या मोशन के बारे में बताता है किसी भी बॉडी का। तो मुझे बॉडी का पहले मतलब पता होना चाहिए। उससे पहले हमें बताइए आप, क्या इनर्शिया पता है क्या होता है? तो इनर्शिया का डेफिनेशन लिखिएगा, इट इज एन, बस 5 मिनट ध्यान से सुन लीजिए, एक्चुअली में आपको समझ आ जाएगा कि मैकेनिक्स का मतलब क्या है। और उसके बाद इस सब्जेक्ट से आपको मतलब डीपली अफेक्शन तो हो ही जाएगा। इट इज एन इनहेरेंट मतलब जैसे हेरिडिटी के में जीन्स ट्रांसफर होती हैं, वैसे समझ लीजिए इनहेरेंट मतलब जन्मजात, इसकी जन्मजात प्रॉपर्टी होती है ना, इनहेरेंट प्रॉपर्टी होती है ऑफ एनी, इनहेरेंट प्रॉपर्टी ऑफ एनीथिंग, किसी भी चीज की इनहेरेंट प्रॉपर्टी। अब ऐसी कौन सी प्रॉपर्टी, इट इज एन इनहेरेंट प्रॉपर्टी, लेकिन ऐसी कौन सी प्रॉपर्टी व्हिच causes it का मतलब एनीथिंग की बात कर रहा हूं, causes it to remain in motion or
at rest until or unless any external force is applied, या बोल सकते हैं नेट फोर्स इज अप्लाइड। इनहेरेंट प्रॉपर्टी होती है किसी बॉडी की, इसको समझने के लिए मैं बताता हूँ। ये देखिए क्या दिख रहा है, ये मार्कर मेरे हाथ पे अभी तक रुका हुआ है। ओके, एक्चुअली मैं अगर हाथ हटा लूँ तो ये मार्कर नीचे चला जाएगा। ये मार्कर रेस्ट में क्यों है? पहली बात, इस पे फोर्स कौन कौन सी लग रही है? नीचे की तरफ खींच रहा है ग्रेविटी, ये तो पता है, नीचे की तरफ इसको भी खींच रहा है ग्रेविटी, लेकिन मेरा हाथ इसको ऊपर की तरफ उठाया है, यानी जितने ताकत से ग्रेविटी खींच रहा है मैंने उतना ही अपने हाथ से इस पे फोर्स लगा दिया है अपोजिट डायरेक्शन में, जिसकी वजह से दोनों नेट फोर्स क्या हो गया? जीरो, जिसकी वजह से ये बॉडी क्या है? रुकी हुई है या रेस्ट पे है, अभी रेस्ट पे है। तो ये तब तक रेस्ट पे रहेगी, ये इसकी प्रॉपर्टी बन चुकी है कि ये तब तक रेस्ट पे रहेगी जब तक मैं कोई नेट फोर्स इस पे एक्सटर्नल लगा ना दूं। फॉर एग्जांपल, जो ग्रेविटी लगा रही थी उससे ज़्यादा मैं फोर्स लगा दूं, ये लगा दिया मैंने एक्सटर्नल फोर्स, तो ये देखिए जो बॉडी की प्रॉपर्टी इनहेरेंट प्रॉपर्टी थी रेस्ट में होने की, अब इसकी मोशन में हो गई, और ये तब तक मोशन में होगी जब तक मैं ये वाला फोर्स इसके ऊपर उठाता रहूंगा, तब तक मोशन मेरे, जब तक ये वाला फोर्स उठाता रहूंगा। जब ये वाला हटा दूंगा तो इस बॉडी में ये प्रॉपर्टी आ जाएगी, ग्रेविटी वाले फोर्स के साथ काम करने लगेगी। तो ये इस बॉडी की प्रॉपर्टी है कि अगर ये मोशन में है तो मोशन में रहेगी, रेस्ट में है तो रेस्ट में रहेगी, जब तक कि कोई इंटरनल नेट फोर्स इस पे ना लगे। इस पे मुझे नहीं मालूम ये क्या है, यानी कोई भी चीज जिसके पास इनर्शिया है, कोई भी चीज जिसके पास इनर्शिया है उसी को हम लोग बोलते हैं बॉडी। इनर्शिया तो समझ आ गया ना? इनर्शिया की इनहेरेंट प्रॉपर्टी है किसी चीज की जिसकी वजह से वो रेस्ट में रहना चाहती है या फिर मोशन में रहना चाहती है, जब तक कि उसको कोई डिस्टर्ब ना करे, कोई एक्सटर्नल फोर्स इस पे अप्लाई ना हो, नेट एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई ना हो, यानी इनर्शिया समझ आया? ठीक है, इनहेरेंट प्रॉपर्टी होती है। तो कोई भी ऐसी चीज जिसके पास कोई इनर्शिया होगी यानी इनहेरेंट प्रॉपर्टी होगी यानी मास होगा, उसको बोलते हैं हम लोग बॉडी। उसको क्या बोलते हैं हम लोग? बॉडी। अच्छा, इनर्शिया समझ आया, बॉडी आया क्या? मैं इतना इरेज कर दूं, एक बार थोड़ा नोट कर लीजिए। इनर्शिया तो समझ आ गया ना? अभी मैं बॉडी को थोड़ा एक्सप्लेन करना है मुझे। बिना बॉडी के आप मैकेनिक्स नहीं समझ पाएंगे, क्योंकि मैकेनिक्स में हम स्टडी ही किसकी करते हैं? बॉडी की। तो मैं बॉडी को एक डीपली एक्सप्लेन इसलिए कर रहा हूँ कि आगे की चीज़ें आसान हो जाए। सिर्फ इसी में टाइम लगेगा, उसके बाद हम जल्दी जल्दी आगे बढ़ते जाएंगे। ठीक है, तो पहले बॉडी देख लेते हैं क्या था, फिर से लिख लेते हैं एक बार। एनीथिंग हैविंग इनर्शिया या बोल सकते हैं मास इज कॉल्ड बॉडी। अच्छा, एक बात बताइए, इसीलिए ध्यान दिया या फिर दिमाग में आया किसी के कि अगर ये बॉडी है, बॉडी है, इसके पास मास है, तो मास तो गैस के पास भी है, लिक्विड के पास भी है, सॉलिड के पास भी है, यानी ये बॉडी अगर ये बॉडी के ऊपर मैं फोर्स लगाऊंगा, मैंने बोला ना बॉडी के ऊपर क्या कर रहा हूं मैं? रेस्ट या मोशन की चेक कर रहा हूं स्टेट। तो रेस्ट या मोशन कब होता है? जब फोर्स लगता है, या फोर्स मतलब किसी कोई चल रही है उसको रोकना है तो फोर्स लगाना पड़ेगा, कोई रेस्ट में उसको मोशन में लाना है तो फोर्स लगाना पड़ेगा, यानी बॉडी को मुझे फोर्स में लाना पड़ेगा। बॉडी तो समझ गए ना? हाँ, तो बॉडी को रेस्ट में या फिर मोशन में लाना पड़ेगा मैकेनिक्स में मुझे। अच्छा, तो ये बॉडी कहीं मैं इसको फोर्स में ला रहा हूँ तो टूट गया, तो या क्या पता मैं इसको खींच रहा हूँ तो लंबा हो गया, यानी बॉडी डिफॉर्म हो सकती है, डिफॉर्म नहीं हो सकती है, मतलब बॉडी की प्रॉपर्टी होगी ना कुछ। तो उस तरह मैं डिवाइड करता हूँ इस बॉडी को दो पार्ट में। ये बॉडी हो सकती है कि रिजिड हो, या ये बॉडी हो सकती है कि नॉन रिजिड हो सकती है ये बॉडी रिजिड हो, या हो सकती है ये बॉडी नॉन रिजिड हो। ओके, रिजिड का क्या मतलब है? जिसमें डिफॉर्मेशन वैसे लिखना नहीं चाहता मैं, समझा देता हूं ऐसे। डिफॉर्मेशन क्या होता है? किसी भी ऑब्जेक्ट के
ऑब्जेक्ट में चेंज विद रिस्पेक्ट टू द इट्स ओरिजिनल लेंथ, यानी किसी भी लेंथ में चेंज या ऑब्जेक्ट के लेंथ में चेंज उसके ओरिजिनल लेंथ के रिस्पेक्ट में। अच्छा बना ही देता हूँ। मान लीजिए यहाँ पर एक रॉड है, ठीक है, पहले ये इतना बड़ा था, इसको मैंने फोर्स लगा के खींचा, अब ये क्या हो गया, इतना बड़ा हो गया। दोनों तरफ से बढ़ के मैं एक तरफ को कांस्टेंट रख के इधर से बस खींचता हूँ, इसको पकड़ के इधर से खींचता हूँ, ये इतना बड़ा हो गया। तो अब ये कितना बढ़ गया, इतना बढ़ गया, तो इसको बोलेंगे डिफॉर्म हो गया। क्या हो गया, डिफॉर्म हो गया, इतना सारा डिफॉर्मेशन हो गया। इसको रिप्रेजेंट करते हैं डिफॉर्मेशन को इससे। डिफॉर्मेशन इसमें रिजिड बॉडी में नहीं होता है, यानी डिफॉर्मेशन कितना होता है, 0। डिफॉर्मेशन कितना होता है, ये वैल्यू क्या होती है, कितना भी फोर्स लगा लीजिए, मेरे केस में रिजिड बॉडी डिफॉर्म नहीं होगी, यानी रिजिड बॉडी जो बॉडी डिफॉर्म नहीं होगी उसको बोलते हैं रिजिड बॉडी। ओके, जो बॉडी डिफॉर्म हो जाती है मतलब ये जो डिफॉर्मेशन की वैल्यू है 0 की इक्वल नहीं आएगी, कुछ ना कोई वैल्यू आएगी, तो उसको बोलते हैं नॉन रिजिड। ठीक है, प्रैक्टिकली वो अलग बात है कि रिजिड बॉडी एग्जिस्ट नहीं करता, ऐसी कोई बॉडी ही नहीं है कि उस पर फोर्स लगाओ और वो डिफॉर्म ही ना हो। ठीक है, कोई भी बॉडी, इस पर भी फोर्स लगाएंगे जरूर थोड़ा ना थोड़ा डिफॉर्मेशन होगा, ऐसा कोई बॉडी है ही नहीं कि जो डिफॉर्म ना हो। ठीक है, तो अब समझ आएगा आपको, यानी हमारे पास दो बॉडी थी, रिजिड और एक नॉन रिजिड। तो अब मैं इस डेफिनेशन को कंप्लीट करता हूँ। ब्रांच ऑफ साइंस इन विच वी स्टडी द स्टेट, रेस्ट और स्टेट मतलब रेस्ट या मोशन ऑफ अ बॉडी, उसको तो बोलेंगे मैकेनिक्स। लेकिन ब्रांच ऑफ साइंस इन विच वी स्टडी द स्टेट मीन्स रेस्ट या फिर मोशन ऑफ अ रिजिड बॉडी इज कॉल्ड इंजीनियरिंग मैकेनिक्स। मतलब रिजिड बॉडी के बारे में पढ़ना, नॉन रिजिड बॉडी कौन हो सकता है, सॉलिड हो सकता है कोई, या फिर कोई फ्लूइड हो सकता है ना। नॉन रिजिड में तो सॉलिड हो सकता है, फ्लूइड हो सकता है। फ्लूइड में दो आते हैं, लिक्विड और गैस। ओके, तो जो फ्लूइड के बारे में पढ़ते हैं वो होता है फ्लूइड मैकेनिक्स, जो सॉलिड के बारे में पढ़ते हैं वो होता है सॉलिड मैकेनिक्स। इन दोनों के केस में डिफॉर्मेशन होता है, फोर्स लगाएंगे डिफॉर्म हो जाएगी बॉडी की शेप बदल जाएगी। ठीक है, पानी को धकेलो पानी बदल जाएगा, पानी को दूसरे कंटेनर में डालो बदल जाएगा, गैस को दबाओ पचक जाएगा, मतलब डिफॉर्म हो जाएगी। तो ये सब डिफॉर्मेबल बॉडीज हैं। सॉलिड भी ऐसा सॉलिड, जैसे मैं जो सॉलिड, ये जो रिजिड बॉडी है मैंने बोला ना, रिजिड बॉडी में भी हम सॉलिड ही पढ़ेंगे, लेकिन हम मान लेंगे कि वो रिजिड है। लेकिन जब हम सॉलिड मैकेनिक्स पढ़ेंगे जिसे हम बोलते हैं स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, उसमें हम रिजिड बॉडी के बारे में नहीं पढ़ते, हमारा डिफॉर्मेशन होगा वहां पर। समझ आया, मतलब ओवरऑल ये बताना था कि बॉडी जो होती है रिजिड, नॉन रिजिड। जो रिजिड बॉडी के बिहेवियर के बारे में पढ़ते हैं कि रिजिड बॉडी के ऊपर अगर कोई फोर्स लग रहा है तो कब स्टेट में है, मोशन में है, उसके मतलब उस पर कौन सा फोर्स लग रहा है, किस तरह का फोर्स लग रहा है, किस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है, किस फोर्स पे लगने पे क्या होगा, उस फोर्स पे लगने पे क्या होगा, फ्रिक्शन कैसे लग रहा है, ये सब पढ़ते हैं अगर रिजिड बॉडी के ऊपर, तो उसको बोलते हैं हम इंजीनियरिंग मैकेनिक्स। वही सॉलिड बॉडी के ऊपर तो सॉलिड मैकेनिक्स, फ्लूइड के ऊपर तो फ्लूइड मैकेनिक्स। ठीक है, तो फ्लूइड मैकेनिक्स जो कि हाइड्रोलिक एंड हाइड्रोलिक मशीन में पढ़ेंगे, सॉलिड मैकेनिक्स यानी हम स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में पढ़ेंगे, और इंजीनियरिंग मैकेनिक्स जो कि अभी हम पढ़ने वाले हैं। इंजीनियरिंग मैकेनिक्स एकदम अच्छे से समझ आ गया, थैंक यू। ठीक, तो आई होप इंजीनियरिंग मैकेनिक्स समझ आ गया। डेफिनेशन लिखना जरूरी है, ये सब तो नोट कर लिया होगा, पीछे बैक करके पॉज करके नोट कर लेना, बस इसी में लिखना था। ब्रांच ऑफ साइंस इन विच वी स्टडी द स्टेट यानी रेस्ट और मोशन ऑफ अ रिजिड बॉडी इज कॉल्ड इंजीनियरिंग मैकेनिक्स या फिर अप्लाइड मैकेनिक्स। अप्लाइड क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये जो मैकेनिक्स पढ़ते हैं हम, इंजीनियरिंग जो मैकेनिक्स पढ़ते हैं, इस मैकेनिक का हम अब क्या कर रहे हैं,
अप्लाई करना है अपने रियल लाइफ में, इसलिए इसका नाम रख दिया है अप्लाइड मैकेनिक्स। ठीक है, रियल लाइफ में क्या मतलब, मैं खड़ा हूँ तो मेरे ऊपर कौन सा फोर्स लग रहा है, तो अब मैं रियल लाइफ में अपने आप को एनालाइज कर रहा हूँ, इसीलिए अप्लाइड मैकेनिक्स नाम रख दिया है। ओके, पॉलिटेक्निक में। ठीक है, तो अब मुझे लगता है कि अब किसी को कंफ्यूजन नहीं होगा कि इंजीनियरिंग मैकेनिक्स क्या है। हम इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में एक्चुअली में पढ़ने क्या वाले हैं। एक्चुअली में इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में हम रिजिड बॉडी के बारे में पढ़ने वाले हैं, ना कि नॉन रिजिड, यानी ऐसी बॉडी जो डिफॉर्म नहीं होगी कितना भी आप फोर्स लगा लो। ठीक है, जबकि हम जाएंगे जब सॉइल मैकेनिक्स या फिर सॉलिड मैकेनिक्स या फिर फ्लूइड मैकेनिक्स में, तो वहाँ पे यही चीज़ें होंगी, बस थोड़े से केस बदल जाएंगे, डिफॉर्मेशन वाली बातें आ जाएंगी। ठीक है, इसीलिए मैंने बोला इंजीनियरिंग मैकेनिक्स आसान है, और साथ में क्यों आसान है, क्योंकि हमने कुछ चीज़ें जो है मान ली है पहले से कि ऐसा होने वाला नहीं है, एक्चुअली में ऐसा होता है। ठीक है, तो हमने क्या माना है, तो याद रखिएगा इंजीनियरिंग मैकेनिक्स का एजम्पशन जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, कभी नहीं बोलना एजम्पशन क्या है, रिजिड बॉडी पे हम एनालाइज करते हैं, रिजिड बॉडी पे। अब हमारा क्लास स्टार्ट होता है। ठीक है, अब हम स्टार्ट करते हैं अपना क्लास। चैप्टर फर्स्ट, इंट्रोडक्शन। इंजीनियरिंग मैकेनिक्स समझ आ गया क्या होता है, रिजिड बॉडी समझ आ गया क्या होता है, इनर्शिया होता है क्या है, समझ गए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।